Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 22nd April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Russian Revolution, learning from Lenin. This topic is important from our syllabus paper to world history point of view. One important note should be made right now that world history is not part of APSC combined competitive exam syllabus, but it is there in UPSC civil services examination syllabus. Nevertheless, the ideas about world history and the ideas that we will be discussing here in this article can be utilized in writing good essays, and it can also be utilized somewhere in writing answers in GS paper. तो जो स्टूडेंट्स APSC की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस आर्टिकल में जो डिस्कस किए हुए आइडियाज़ हैं उसको ध्यान से पढ़ के और उसको अपने एसे राइटिंग में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे. सो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया. दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन ऑन द ईव ऑफ 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन लीडर लेनिन. तो उनकी 150वीं जन्मतिथि है और उस पे कम्युनिस्ट लीडर जो इंडिया के बहुत ही पॉपुलर कम्युनिस्ट लीडर हैं डी राजा साहब, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है. डी राजा इज़ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. And D. Raja tries to compare the present global situation with the prevalent global situation at the time of Great Depression in 1929. अक्सर आप ये टर्म सुनते रहते होंगे, ग्रेट डिप्रेशन हाल फिलहाल में. तो ग्रेट डिप्रेशन एक तरह का बहुत ही ग्लोबल इकोनॉमिक ह्यूज ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन था जो वर्ल्ड कंट्रीज़ विटनेस कर रही थी इन 1930s, और उसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन. और हाल फिलहाल में ये टर्म ज़्यादा डिस्कशन में इसलिए है, पब्लिक डिस्कोर्स में इसलिए है क्योंकि दुनिया की जो भी मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF या वर्ल्ड बैंक, वो क्लेम कर रहे हैं कि जैसा ग्रेट डिप्रेशन पूरे दुनिया भर में आया था इन 1930s, उसी तरह का एक ग्रेट डिप्रेशन अब आएगा आफ्टर दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक. क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो पूरी दुनिया ने एक लॉकडाउन अप्रोच अपनाया है उसके कारण पूरे दुनिया की इकोनॉमीज़ में स्लोडाउन आना तय है, और इसको उन्होंने नाम भी दिया है ग्रेट लॉकडाउन. तो जो स्लोडाउन था 1930s का उसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन, और अभी से ही IMF ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इस जो आने वाला स्लोडाउन है उसको नाम दे दिया है ग्रेट लॉकडाउन. इस आर्टिकल में डी राजा साहब ने डिस्कस किया है कि जब पूरी दुनिया में स्लोडाउन था इन 1930s और जिसको नाम दिया गया था ग्रेट डिप्रेशन, उस टाइम में अगर कोई एक कंट्री अगर ग्रो कर रहा था, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा था, फ्लरिश कर रहा था, तो वो था USSR. और USSR उस टाइम में इसलिए फ्लोरिश कर रहा था क्योंकि USSR ने जो मॉडल अपना रखा था इकोनॉमिक मॉडल वो कम्युनिस्ट मॉडल था. और डी राजा ऑफ कोर्स ही इज़ अ कम्युनिस्ट लीडर, तो वो इसी तरह का सजेशन देंगे. तो डी राजा सजेस्ट कर रहे हैं कि जब अब वापस से दुनिया एक स्लोडाउन वाले फेज में जा रही है, एक ग्रेट स्लोडाउन वाले फेज में जा रही है, वैसे टाइम में दुनिया की इकोनॉमीज़ को कुछ एक कम्युनिस्ट मॉडल अपनाने चाहिए अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग में, ताकि स्लोडाउन के नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम किया जा सके. जैसे उस टाइम में USSR ने कम्युनिस्ट मॉडल को अपना करके बहुत हद तक अपने आप को ग्रो किया था इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, वैसे ही दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं खासकर इंडिया कम्युनिस्ट एलिमेंट को अपना करके अपने इकोनॉमिक प्लानिंग में अपने स्लोडाउन को बहुत हद तक कम कर सकता है और इस ग्रेट रिसेशन जिसका नाम दिया गया है ग्रेट लॉकडाउन उससे बच सकता है. एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू बेसिक इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म. आपने अपने बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि दो बेसिक इकोनॉमिक मॉडल हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म. और कैपिटलिज्म मतलब वो इकोनॉमिक मॉडल जहाँ पे कॉरपोरेट्स या प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ की जाती है, जहाँ पे प्राइवेट बिजनेसेस रन करने को अलाउ किए जाते हैं, वैसे मॉडल को हम कहते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल. वहाँ पे इकोनॉमी को हम कहते हैं फ्री मार्केट,
मार्केट। फ्री मार्केट इसलिए क्योंकि मार्केट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितने प्राइस में सेल करना है। तो अननेसेसरी गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन या कोटा का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, अननेसेसरी ह्यूज टैक्सेशन नहीं लगाया जाता बाय द गवर्नमेंट इन अ कैपिटलिस्ट मॉडल। कंज्यूमर चॉइस प्रिवेल्स, तो जो डिमांड में होता है, जो लोग डिमांड करते हैं, जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से प्रोडक्शन होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी, उसी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। द वन सिंगल एजेंडा फॉर इंटायर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और इंटायर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रॉफिट। तो जो भी प्रोड्यूसर क्लास हैं, जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है, सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सके। एंड डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, कि मार्केट में जो चीज़ डिमांड में है वही प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर मार्केट में गाड़ियां डिमांड में है, गाड़ियों के खरीदार हैं जो पे करने के लिए रेडी हैं, तो प्रोड्यूसर्स विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर कार्स, ऑटोमोबाइल्स। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ लोग भूखे मर रहे हैं तो एक कैपिटलिस्ट मॉडल में द प्रोड्यूसर्स विल बी फोर्स टू मेक ब्रेड्स रादर देन मेकिंग ऑटोमोबाइल, ऐसा नहीं होगा। कैपिटलिस्ट मॉडल में जो मार्केट में डिमांड होगा, अगर लोग हैं जो गाड़ियाँ खरीद सकते हैं, जबकि कुछ एक गरीब लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, तो जो प्रोड्यूसर है ही और सी विल प्रेफर producing automobiles rather than producing bread for those who are dying for hunger। ये एक स्ट्रिक्ट कैपिटलिस्ट सिस्टम ऐसा ही होता है। जबकि एक कम्युनिस्ट सिस्टम होगा वो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। वहाँ पे कम्युनिस्ट सिस्टम में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पे या तो सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होगा या इनडायरेक्ट ह्यूज कंट्रोल होगा, और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको इस तरह से गाइड किया जाएगा कि वो चीज़ें बनाएं जो देश में लोगों की ज़रूरतें हैं। सो the communist model is not actually driven by market, it is driven by the need of the people। जो लोगों को ज़रूरत है वही प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर फिर से वही सिनारियो लिया जाए कि एक तरफ कुछ एक रिच लोग हैं who are demanding ऑटोमोबाइल कार्स, जबकि दूसरे तरफ कुछ भूखे लोग हैं जिनकी ज़रूरत है ब्रेड, बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सरकार फोर्स करेगी टू प्रोड्यूस ब्रेड रादर दैन प्रोड्यूसिंग ऑटोमोबाइल इफ़ इट इज़ फॉलोइंग अ कम्युनिस्ट सिस्टम। कम्युनिस्ट सिस्टम में फोकस इज मोर ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि हर आदमी को कम से कम बेसिक जीने का अधिकार होना चाहिए। सो दिस इज मोर और लेस बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक मॉडल, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है इन माई इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज वीडियो नंबर 2। वहाँ पर मैंने क्लियर कट बताया है कि कैसे कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक मॉडल इवॉल्व हुआ है, कैसे एडम स्मिथ ने इसको प्रपोज किया है, इसके बेसिक क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, किस इकोनॉमिक मॉडल पे यह फंक्शन करता है, और कैसे उसके कॉन्ट्ररी कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट मॉडल इवॉल्व हुआ है। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है इकोनॉमिक्स लेक्चर सीरीज़ का, उसको मैंने आज के इस वीडियो के कमेंट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप उसको देख करके और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में जान सकते हैं। सो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड लर्न मोर अबाउट कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इकोनॉमिक मॉडल। कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लेते हैं इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। तो सबसे पहले 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। उसमें उन्होंने पॉपुलराइज किया द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि यही मॉडल सबसे इफ़िशियंट है और इसी मॉडल को फॉलो करने से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और इसी मॉडल के बाद से खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका में एक तरह का रिवॉल्यूशन आया जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें स्टीम बेस्ड इंजन्स बनने शुरू हुए और फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई। उसके पहले जो भी दुनिया भर की सोसाइटीज़ थी दे वर मोस्टली अग्रेरियन। जो सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी था वो था एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बदलने लगे, खासकर उन कंट्रीज़ में जहाँ पर ये रिवॉल्यूशन आया, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका। और इन कंट्रीज़ में धीरे धीरे जो सोसाइटी है, पहले तो एग्रेरियन थी, उससे धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज्ड होने लगे। और इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में मेनली दो तरह के लोग आने लगे, दो कैटेगरी होने लगी। एक तो जो ओनर था जिसको हम कैपिटलिस्ट कहते हैं, और दूसरे जो वर्कर क्लास थे। तो धीरे धीरे सोसाइटी में कैटेगराइजेशन होना शुरू हो गया, वर्कर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास।
लेकिन जब तक सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया बाई 1840 ऑनवर्ड, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब कि नाउ स्टीम इंजन्स वेर रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रिक इंजन्स, और इलेक्ट्रिक इंजन्स ऑफ कोर्स दे वेर मच मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन्स। तो इलेक्ट्रिक इंजन्स वेर हैविंग हाई कैपेसिटी, हाई एफिशिएंसी। वो 100 स्टीम इंजन का काम अकेले कर सकते थे, वो 100 मजदूरों का काम या वर्कर्स का काम अकेले कर सकते थे इलेक्ट्रिसिटी इंजन। तो नेचुरली जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि अब बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत नहीं थी। जो मशीन्स थे वो ज़्यादातर लोगों का काम खुद ही कर सकते थे। सो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्लोली स्टार्टेड टू लीड इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अब ये जो कैपिटलिस्ट है ही वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन मशीन्स, इलेक्ट्रिक बेस्ड मशीन, एंड ही वुड लाइक टू फायर दीज वर्कर्स, क्योंकि इनके बदले में वो मशीन्स काम कर सकती है, और मशीन्स ऑफ कोर्स ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एफिशिएंट है, और लॉन्ग रन में उसका खर्चा कम है। तो जब मशीन्स आने लगे सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के सेकेंड एज के मशीन, तो इट लेड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। और जब ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा तो नेचुरली जब मासेज, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वर्कर क्लास थे, कैपिटलिस्ट क्लास तो ऑफकोर्स उनकी पॉपुलेशन 5% थी, जबकि 95% पॉपुलेशन बिलोंग टू वर्कर क्लास। तो वर्कर क्लास के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप होना शुरू हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू लेस कंजम्पशन इन द इकोनॉमी, एंड लेस कंजम्पशन लेड टू ओवरऑल लेस डिमांड इन द इकोनॉमी। और जब लेस डिमांड हुआ तो इन प्रोड्यूसर्स ने या कैपिटलिस्ट ने लेस प्रोडक्शन करना शुरू किया, और लेस प्रोडक्शन मीन्स उन्होंने अपनी कुछ और फैक्ट्रियां बंद की क्योंकि डिमांड नहीं था, और जब उन्होंने अपनी और फैक्ट्रियां बंद की दैट लेड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इस तरह का एक वीसीएस साइकिल स्टार्ट हो गया। लेस एम्प्लॉयमेंट, लेस डिमांड तो क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्रीज, दैट लेड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इस तरह का वीसीएस साइकिल चलता रहा, दैट लेड टू रिसेशन, एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। एक बार इसी आइडिया को फिर से समझते हैं। देखो, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एज आई सेड, मशीन्स रिप्लेस्ड वर्कर्स बिकॉज ऑफ ह्यूज ऑटोमेशन, व्हेन इलेक्ट्रिक इंजन्स रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। तो अब एक एक मशीन कम से कम 100 मजदूरों को काम करने लगती रही थी, दैट इज़ वाई इट लेड टू ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पॉवर्टी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं अब वो गरीब हो गए क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई, एंड पॉवर्टी मीन्स रिडक्शन इन डिमांड, लोगों ने अब कंज्यूम करना कम कर दिया, और जब लोगों ने कंज्यूम करना कम किया तो जो फैक्ट्रियां हैं उनका प्रोडक्शन जो है अब उसकी डिमांड कम हो रही थी, तो फैक्ट्रियों को धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने बंद करना शुरू किया, कैपिटलिस्ट ने बंद करना शुरू किया। इंडस्ट्रियल शटडाउन मीन्स मोर अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वीसीएस साइकिल चलता रहा, unemployment, poverty, reduction in demand, industry shutdown, again unemployment, and that ultimately led to recession, and that recession ultimately will take a form of Great Depression. तो इस तरह का जब इवेंट चल रहा था, जब वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वर्कर्स को काम से निकाला जा रहा था, और कम वर्कर थे, नौकरियां कम थीं और नंबर ऑफ़ वर्कर ज़्यादा थे, तो इस कारण से जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो मालिक लोग हैं, जो हु ओन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वो इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। दे फोर्स दीज वर्कर्स टू वर्क फॉर 14 आवर्स 16 आवर्स ए डे, एंड दैट टू फॉर वेरी लेस वेजेस। तो इस कारण से धीरे धीरे इन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। और ऐसे एक्सप्लॉयटेशन के कारण 1870s में एक और थिंकर, एक और फिलोसोफर आए, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स अलॉन्ग विथ हिज एसोसिएट फ्रेडरिक एंजल्स, उन्होंने एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मॉडल, इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया, वो था कम्युनिज्म। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म पूरा का पूरा सिस्टम ही फ्लॉड है और इस सिस्टम को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, हमें एक दूसरा इकोनॉमिक मॉडल अपनाना चाहिए जिसका नाम है, उन्होंने दिया कम्युनिज्म। और कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी दास कैपिटल इन 1867, जिसमें उन्होंने सिस्टमेटिकली कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म इज ए सिन, ये एक तरह का पाप है। काम करते हैं वर्कर्स, मजदूर काम करते हैं दिन भर और अंत में सारा का सारा प्रॉफिट उठा के ले जाता है कैपिटलिस्ट, और वर्कर्स के हाथ में बहुत मिनिमम वेजेस लगता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस कारण से कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है फ्लॉड है, सिनफुल है, एंड दिस शुड बी रिजेक्टेड। He said that Adam Smith's market economy model is wrong. Workers do all the hard work while capitalists take away all the profits, and this leads to exploitation. और उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल वर्कर्स का इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन अगर चलता रहा तो आज नहीं तो कल ये वर्कर्स रिवोल्ट कर देंगे और एक रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगी, और उस क्रांति के बाद दुनिया भर के वर्कर्स साथ में आ जाएंगे, क्योंकि 95% पॉपुलेशन तो वर्कर्स का है। वो लोग साथ में आ जाएंगे और वो लोग इन सारे जो कैपिटलिस्ट्स हैं या मालिक हैं इनको हटा देंगे,
और वो सारे के सारे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी ओनरशिप खुद अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद फैक्ट्रियाँ चलाई जाएंगी और उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो प्रॉफिट हैं, वो सारे वर्कर्स में बराबर तरीके से बटेंगे। और इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया कम्युनिस्ट मॉडल। और उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट मॉडल इज़ ए बेटर मॉडल एंड सूनर और लेटर द कम्युनिस्ट मॉडल विल प्रिवेल ओवर कैपिटलिस्ट मॉडल। तो इस तरीके से अब हमारे पास दो इकोनॉमिक मॉडल आ गए। एक हो गया कैपिटलिस्ट मॉडल गिवन बाय एडम स्मिथ और दूसरा हो गया कम्युनिस्ट मॉडल गिवन बाय कार्ल मार्क्स। और मार्क्स ने तो इस तरह का मॉडल सजेस्ट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे यूरोप के कुछ एक इकोनॉमीज़ में, जैसे कि फ्रांस में, ब्रिटेन में या अमेरिका में, इस तरह के छोटे मोटे रिवॉल्यूशंस आने लगे। वहाँ की कुछ एक पार्टियाँ निकल के आने लगी जो इस मॉडल को प्रपोज करती थी कि अगर उनकी सरकार बन गई तो वो कार्ल मार्क्स द्वारा सजेस्ट किया हुआ कम्युनिस्ट मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्कर्स को प्रॉपर राइट दिलाएंगे। लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज़ में मोस्टली अभी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रिवेल हो रहा था इन 1880s 1890s। लेकिन जिस तरह का रिवॉल्यूशन कार्ल मार्क्स ने कहा था, सजेस्ट किया था अपने बुक दास कैपिटल में, उस तरह का एक प्रॉपर रिवॉल्यूशन हुआ इन रसिया इन 1917 अंडर लीडर लेनिन। और इस रशियन रिवॉल्यूशन को हम कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। इस रशियन रिवॉल्यूशन के बाद लेनिन ने रसिया के अंदर जिस तरह का इकोनॉमिक मॉडल कार्ल मार्क्स ने सजेस्ट किया था उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ पे उन्होंने कम्युनिज्म को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वहाँ पे जो प्राइवेट कैपिटलिस्ट थे, जो ओनर्स थे, उनसे उसकी ओनरशिप ले ली और लेनिन ने उनकी सारी की सारी ओनरशिप अपने हाथ में ले ली। और जो भी उससे जो प्रॉफिट होता था वो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो मोर और लेस कार्ल मार्क्स ने जो मॉडल बताया था इकोनॉमिक मॉडल, वैसा लेनिन ने इस्टेब्लिश किया इन रसिया आफ्टर 1917 रशियन रिवॉल्यूशन। और नाउ वर्कर्स वे आर हैविंग अ बेटर लाइफ इन रसिया कुछ ही दिनों बाद आफ्टर दिस रशियन रिवॉल्यूशन 1922 में रसिया ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लिया इन यूएसएसआर या सोवियत यूनियन बाय bringing together about 13 countries, some from East European and some from Central Asian countries। जो कंट्रीज़ जो कम्युनिस्ट मॉडल से इंस्पायर्ड थे उन सारे कंट्रीज़ को एक साथ मिला करके इन्होंने एक लार्जर फेडरेशन बनाया, एक लार्जर पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया इन्होंने यूएसएसआर या सोवियत यूनियन। और यूएसएसआर बनाया गया 1922। और अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में धीरे धीरे रिसेशन आना स्टार्ट हो गया था बिकॉज दे वर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लेस डिमांड। वो रिसेशन चलता रहा, वो वीसीएस साइकिल चलता रहा और दैट वीसीएस साइकिल अल्टीमेटली लेड टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। जबकि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रसिया ने सोवियत मॉडल अपनाया, रसिया ने कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया और रशियन इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करने लगी। तो ये इमेज को, ये ग्राफ को ज़रा सा ध्यान से देखो। ये देखो 1929 का टाइम है और ये ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है और ये हमने ब्लूमबर्ग के वेबसाइट से लिया है ये ग्राफ। तो देखो ये ब्लू कलर से जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया दैट रिप्रेजेंट्स यूएसए इकोनॉमी। तो अमेरिका की ये जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और आप देख सकते हैं कि कैसे शार्प डिक्लाइन हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी में बाय द टाइम ऑफ 1929 एंड अर्ली 1930s। और इसी तरह का ग्राफ आपको मिलेगा फॉर मोस्ट ऑफ द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये रेड कलर का ग्राफ आप देख सकते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ जीडीपी ऑफ यूएसएसआर आफ्टर 1929 1930s अर्ली 1930s में आप देख सकते हैं कि यूएसएसआर की इकोनॉमी स्लोली ग्रो कर रही थी। तो जो पॉइंट दैट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक कर रही थी वो भी बहुत फास्ट तरीके से, जिसको नाम दिया गया ग्रेट डिप्रेशन। इन 1929 ये स्टार्ट हुआ एंड दैट ग्रेट डिप्रेशन कंटिन्यूड फॉर अबाउट 1930 टू 1945। जब ये सब के सब साफ तरीके से डिक्लाइन कर रहे थे, जो भी कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहे थे, उस टाइम में अगर कोई इकोनॉमी ग्रो कर रही थी तो वो थी रशियन इकोनॉमी, सोवियत इकोनॉमी एंड सोवियत इकोनॉमी फॉलोड द कम्युनिस्ट मॉडल। और इसी तरह का आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं डी राजा इन दिस आर्टिकल कि अब जैसा कि ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, इसी तरह का ग्रेट स्लोडाउन आएगा फिर से बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 लॉकडाउन, जिसको ऑलरेडी आईएमएफ ने नाम दे दिया है ग्रेट लॉकडाउन। और वैसे हालात में अगर हमने कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया तो फिर भी हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हैं। इफ़ यू कंटिन्यू विथ आवर कैपिटलिस्ट मॉडल देन वी आर बाउंड टू फॉल ऑफ द क्लिफ। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दुनिया की सारी इकोनॉमी जो कैपिटलिस्ट मॉडल को अपना रही हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान हुआ था। सो
अब इस आर्टिकल का देखते हैं रिलेवेंस इन प्रेजेंट टाइम। जैसा कि मैंने कहा, डी राजा कह रहे हैं कि वी आर बाउंड टू फेस अ ग्रेट रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19। IMF हैज़ ऑलरेडी नेम्ड इट अ ग्रेट लॉकडाउन इन इट्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और ऐसे हालात में डी राजा कह रहे हैं कि हमें कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी से शिफ्ट होना होगा और हमें कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी को अपनाना होगा अगर हमें ग्रेट डिप्रेशन वाला सिचुएशन को अवॉइड करना है। तो एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि ये कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी एंड कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी में अंतर क्या है। देखो, कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी में सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि कैपिटलिस्ट लोगों को, हमारे यहाँ पे टाटा, अंबानी, ज़रूयस, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन दे, टैक्स बेनिफिट दे, कि ये इनको जब कंसेशन मिलेगा, सस्ते दामों पे इंटरेस्ट पे इनको लोन मिलेगा, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाएंगे। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और इकोनॉमी अपने आप रिवाइव कर जाएगी। दिस इज़ कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी। इट इज़ नोन एज कैपिटलिस्ट मॉडल बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिकवर द इकोनॉमी थ्रू द हेल्प ऑफ कैपिटलिस्ट। लेकिन डी राजा इज सजेस्टिंग कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी। कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी में इनको ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि सरकार को कैपिटलिस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, ह्यूज टैक्स कलेक्ट करना चाहिए, और सरकार को वो सारा पैसा इस्तेमाल करना चाहिए गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए, इनके हेल्थ के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, ओवरऑल इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जब इनकी ओवरऑल हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगी कंज्यूम करने की। जब ये ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जब ये ज़्यादा ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का, तो नेचुरली ये कैपिटलिस्ट लोग इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, फैक्ट्री सेटअप करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और अपने आप इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। तो ये है द कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी जो डी राजा सजेस्ट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि यूएसएसआर मॉडल हमें अभी के टाइम में अपनाने की जरूरत है, एंड दिस इज मोर और लेस यूएसएसआर मॉडल। अब जरा देखते हैं कि व्हाट गवर्नमेंट इज लाइकली टू डू। एक्चुअली में भारत सरकार कर क्या रही है, कैसे भारत सरकार के प्लान से रिकवरी के। तो जो अभी तक स्टेप लिया है भारत सरकार ने, वो टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी लग रही है। भारत सरकार दोनों ही मॉडल को मिक्स करने की कोशिश कर रही है, कम्युनिस्ट मॉडल को भी और कैपिटलिस्ट मॉडल को भी। एक तरफ कैपिटलिस्ट लोगों को भी वो बेनिफिट्स दे रही है, कंसेशन दे रही है, साथ ही साथ वो गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम कर रही है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मिक्स बोथ दिस मॉडल्स। लेकिन इस दोनों को मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि लॉन्ग रन में भारत सरकार के खुद के पैसे, जो खुद के फंड हैं, दैट विल ड्राई अप। भारत सरकार के पास अपने खुद के फिस्कल लिमिटेशन से, इनके पास भी तो लिमिटेड ही पैसा है, और ये दोनों को एक साथ कंसेशन नहीं दे सकते। वो कैपिटलिस्ट को भी कंसेशन और वो पुअर लोगों के वेलफेयर के लिए, दोनों के लिए एक साथ काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द फिस्कल डेफिसिट चैलेंजेस। सो द फिस्कल रिस्ट्रिक्शन, द फिस्कल कंस्ट्रेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक वन अप्रोच, इधर कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी और कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ रिकवरी। देखते हैं आगे भारत सरकार किस तरह का अप्रोच अपनाती है। The next article is taken from international segment. It is about importance of Indian Ocean region. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो इस आर्टिकल में बात की गई है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन के लिए दो टर्म का इस्तेमाल किया जाता है खासकर, तो इन दो टर्म्स को आप ध्यान रखो, आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। इट इज़ नोन एज सी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रीजन ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट्स। तो अपने इंट्रो में इफ़ देर इज़ अ क्वेश्चन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, तो अपने इंट्रोडक्शन में आप ये दोनों टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन पॉइंट फॉर्म में मैंने यहाँ दे रखा है। वाई इंडियन ओशन रीजन इज कंसिडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सरल शब्दों में दुनिया भर के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि हू एवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो हमें समझना है कि आखिर क्यों इंडियन ओशन रीजन का इतना इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस इंडियन ओशन रीजन का, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट पासेस थ्रू दिस रीजन। आपको पता है कि ये जो वेस्ट एशिया रीजन है दैट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, और वेस्ट एशिया रीजन का खासकर ये रेड सी से और ये बाबल मंडाब वाले स्ट्रेट से होते हुए और फिर ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए एक इंपॉर्टेंट सी ट्रेड रूट पास होता है जिसको हम सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, SLOC। उसके अलावा ये पर्सियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए भी जो दूसरा सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, दीज टू जो मैंने येलो और रेड कलर से रिप्रेजेंट किया, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी लाइन कम्युनिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। और इस कारण से कहा जाता है कि जो इस रीजन को कंट्रोल करेगा वो इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, और जो इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। रीजन बीइंग
Major oil exports for countries like US, China, Japan, Australia moves through this region. उसके अलावा 40% ऑफ वर्ल्ड्स ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन कम्स और इज़ कंडक्टेड इन दिस रीजन इटसेल्फ। उसके अलावा बीच सैंड्स रिच इन हेवी मिनरल्स लाइक क्वार्जाइट, मोनोजाइट, टाइटेनियम, जिरकोनियम, टिन, जिंक, कॉपर, इट इज फाउंड इन दिस रीजन। इंडिया के अंदर भी आपको पता है जो भी हमारा बीच वाला रीजन है दैट इज़ वेरी मच रिच इन मिनरल्स, खासकर हेवी मिनरल्स। केरला कोस्ट तो आपको पता ही इट इज़ पॉपुलर फॉर मोनोजाइट सैंड। मोनोजाइट सैंड से थोरियम मिलता है जो एक तरह का फिसाइल मटेरियल है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है। उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में इंडिया आता है और इंडिया का मतलब है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, और इस कारण से कहा जाता है कि जो भी इंडियन ओशन रीजन को कंट्रोल करेगा यानी कि उसकी एक्सेसिबिलिटी टू इंडिया अच्छी है, और एक्सेसिबिलिटी टू इंडिया, गुड एक्सेसिबिलिटी टू इंडिया मीन्स एक्सेसिबिलिटी टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड हूसोएवर कंट्रोल्स इंडियन ओशन कंट्रोल्स द एंटायर वर्ल्ड। उसके अलावा इंडियन ओशन रीजन में कंट्रोल होने का मतलब है इट विल गिव एक्सेसिबिलिटी टू अफ्रीका एज वेल, और अफ्रीका के साथ एक्सेसिबिलिटी का मतलब है एक्सेसिबिलिटी टू मोस्ट अनयूटिलाइज्ड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका के इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो अभी तक अनयूटिलाइज्ड हैं क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज दे आर हाईली अंडर डेवलप्ड। तो अफ्रीका के साथ ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी होने का मतलब है गुड सोर्स ऑफ मिनरल्स, और इस कारण से whosoever controls or whosoever have good accessibility to Indian Ocean region is considered to have good power or high power। अब जरा देखते हैं चैलेंजेस इन द इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है? मैंने आपको बताया कि इंडियन ओशन रीजन इज जोन ऑफ लो हैंगिंग फ्रूट। तो आखिर क्यों इंडिया इसका पूरी तरह से बेनिफिट नहीं उठा पा रहा है? द रीज़न बीइंग इंडियन ओशन रीजन हैज़ बिकम जोन ऑफ प्रॉक्सी वॉर फॉर मेजर सुपर पावर। इंडिया तो यहाँ पे है ही है, इंडियन नेवी इज़ नो डाउट वेरी पावरफुल इन इंडियन ओशन रीजन, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे जो दुनिया के सुपर पावर्स हैं, चाहे यूएसए हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑल ऑफ देम आर हैविंग सम गुड इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन। सब ने कुछ ना कुछ एक आइलैंड्स पे यहाँ कंट्रोल कर रखा है, एंड ऑल ऑफ देम हैव इंस्टॉल्ड देयर नेवल ग्राउंड्स इन दिस रीजन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक डियागो गार्सिया आइलैंड है जिस पे अमेरिका ने अपना नेवल बेस बना रखा है। एक इसी तरह का आइलैंड है सेचिल आइलैंड्स दैट इज़ इन ईस्ट ऑफ मडगास्कर, जहाँ पे फ्रांस ने अपना आइलैंड इस तरह का बना रखा है, वहाँ पे उसने अपना नेवल बेस बना रखा है। तो इस तरीके से ये सारे जो मेजर सुपर पावर्स हैं दे हैव मेंटेन्ड देयर कंट्रोल इन इंडियन ओशन, एंड दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट अलाउइंग इंडिया टू हैव यूनिलैटरल इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। और इन सब के अलावा ये तो ट्रेडिशनल सुपर पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब तो बहुत पहले से इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा इंडियन ओशन रीजन में, लेकिन एक नया सुपर पावर काफ़ी एग्रेसिव तरीके से इंडियन ओशन रीजन में इंक्रोच कर रहा है, और वो है चाइना। China, through its massive infrastructure project known as One Belt One Road Initiative, has taken a huge control or has grown its influence in Indian Ocean region heavily। आप देख सकते हैं One Belt One Road Initiative कई बार मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी बता चुका हूँ, जहाँ पे I have told you that China is coming up with massive infrastructure project under it's known as One Belt One Road Initiative। और इस One Belt One Road Initiative में China is trying to connect its ईस्टर्न प्रोविंस, जो कि चाइना का मेन प्रोविंस है ईस्टर्न प्रोविंस, उसको चाइना इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यूरोप थ्रू लैंड रूट्स। तो लैंड के लिए इसने बहुत सारे रेलवे लाइंस, रोड लाइंस बिछाए हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट इट विथ यूरोप थ्रू सी रूट्स। और इसके लिए उसने कई सारे इस तरह के पोर्ट्स डेवलप किए हैं इन इंडियन ओशन रीजन, राइट फ्रॉम ग्वादार टू हम्बनतोटा टू क्याकफाऊ। इस तरह के कई सारे पोर्ट इसने बिल्ड किए इंडियन ओशन रीजन में, और इस कारण से अब नाउ चाइना ऑल्सो हैज़ गॉट ह्यूज एक्सेसिबिलिटी, ग्रेट एक्सेसिबिलिटी इन इंडियन ओशन रीजन। चाइनीज़ नेवीज इन्फ्लुएंस हैज़ ग्रोन इन इंडियन ओशन रीजन। और इसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को दूसरे तरीके से एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से कुछ एक एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना तो कह रहा है दैट इट इज़ बिल्डिंग दीज पोर्ट्स जस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। चाइना इज़ बिल्डिंग दीज पोर्ट्स जस्ट टू हैव
good trade with India, Africa and European countries, but these ports have strategic significance also. Once China will build all these ports, then technically China has so many ports under its control. For example, देखो यहाँ ग्वादार पोर्ट है, यहाँ माले पोर्ट है, यहाँ हम्बन तोता है, यहाँ क्याक फाऊ है, यहाँ चिटगोंग है, और ये सब अगर चाइना बिल्ड कर रहा है तो नेचुरली चाइनीज़ नेवल शिप्स यहाँ आ सकती हैं। तो इस तरीके से अब चाइनीज़ नेवी का देखो इंडिया के अलोंग, इंडिया के कोस्ट के अलोंग हर जगह एक्सेसिबिलिटी हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इसी स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को कुछ इंडिया के एक्सपर्ट्स, एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसको नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स इज अ नोशनल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। चाइना इंडिया को घेर रहा है विद सीरीज ऑफ पोर्ट्स। वैसे स्ट्रिंग ऑफ पल्स कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है चाइना की तरफ से, ये इंडिया का बस एक डायलेमा है, इंडिया के लिए एक थ्रेट है, और इंडिया के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया थ्रू इट्स प्रोजेक्ट, और जिसको उन्होंने नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट इंडियन ओशन रीजन इज नो लॉन्गर द जोन ओनली फॉर इंडियन नेवी। एक टाइम में इंडियन ओशन रीजन को माना जाता था बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी, लेकिन इट इज़ नो लॉन्गर यूनिलैटरली कंट्रोल्ड बाय इंडियन नेवी। सो मेनी मेजर पावर्स हैव एंटर्ड इनटू इंडियन ओशन रीजन एंड नाउ दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स इन इंडियन ओशन रीजन। दूसरा जो मेजर चैलेंज इंडियन ओशन रीजन में इंडिया फेस करता है वो होता है पायरेसी का। सोमालिया के अंदर वैसे भी आपको पता है कि पूरी तरह से लॉलेसनेस है। सोमालिया इज ए फेल्ड स्टेट, और सोमालिया के जितने यूथ होते हैं मोस्ट ऑफ देम इंगेज इन वन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ पायरेसी। यहाँ से ये बाबल मंडेब स्ट्रेट से आने वाले जितने शिप्स होते हैं उन सबको ये लोग चाहते हैं कि लूट लें। सो द पायरेट्स हैव बीन वन मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन। पायरेसी का मेजर प्रॉब्लम एक तो सोमालिया के पास रहता है और दूसरा स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास रहता है नियर इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम हैं। आपको अगर आप आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे हो सो थ्रेट्स फॉर इंडिया एंड इंडियन ओशन, अगर कभी सवाल आ जाए तो आप इस तरह से दो हेडिंग में कैटेगराइज करके आंसर लिखना। थ्रेट बाय स्टेट एक्टर्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड लाइक चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, दे आर चैलेंजिंग सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन वॉज वंस कंसिडर्ड एज बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी बट इट इज़ नो लॉन्गर अंडर यूनिलैटरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नेवी। उसके अलावा आप लिखोगे नॉन स्टेट एक्टर्स का थ्रेट, तो नॉन स्टेट एक्टर्स का थ्रेट में आएंगे पायरेट्स, एंड दीज पायरेट्स हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडियन मर्चेंट शिप्स। तो इंडियन मर्चेंट शिप्स को अक्सर ये लूट लेते हैं और इस कारण से इंडियन मर्चेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब देखो एक और बात आप समझो कि अगर मान लो कोई शिप को ये लोग पायरेट्स लूटते नहीं हैं तो भी हमारे का इन पायरेसी के कारण हमारा जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का या ओवरऑल ट्रेड का वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। ये देखो ये जो रीजन है अराउंड सोमालिया इसको कहा जाता है हाई रिस्क एरियाज़, और हाई रिस्क एरियाज़ होने के कारण जब भी इंडिया से कोई शिप मान लो इस जोन में जा रहा हो या इस जोन से इंडिया में आ रहा हो, सरल शब्दों में इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से अगर कोई भी शिप जा रहा हो तो उसको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना होता है। उसके अलावा उसको इंश्योरेंस पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम देना होता है क्योंकि इंडियन शिप्स को मूव करना होता है थ्रू दिस हाई रिस्क एरियाज़। So because of huge cost of security arrangement plus high insurance premium, इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो ट्रेड का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। सो इस कारण से इंडिया को एक नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ हाई पायरेसी रेट्स इन इंडियन ओशन रीजन। सो दीज आर टू मेजर थ्रेट्स फॉर इंडिया इन इंडियन ओशन रीजन। और इन सारे थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने कुछ एक रीजनल कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश की है। रीजनल कोऑपरेशन मतलब इंडियन ओशन रीजन में जो जो कंट्रीज़ हैं उनके नेवी के साथ मिल करके इंडियन नेवी ने ओवरऑल एक कोऑर्डिनेशन सेटअप करने की कोशिश की है। भारत सरकार ने उनके साथ एक पॉलिटिकल सेटअप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश की है जो भी इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज़ हैं, ताकि इन दोनों थ्रेट्स को अवॉइड किया जा सके। और इस कारण से इंडिया ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडियन ओशन रीजन में। 4 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स in Indian Ocean region are Indian Ocean Rim Association, Indian Ocean Commission, सागर इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट मौसम। इन चारों इनिशिएटिव्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक तरह का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन के अंदर।
और इसको बिल्ड किया गया था 1997 में। एक तरह का रीजनल फोरम है जिसमें जो भी इंडियन ओशन के अंदर कंट्रीज़ हैं, जो लिटरल कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनका भी कोस्ट इंडियन ओशन में है, वो सारे कंट्रीज़ मिल करके आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि पायरेसी जैसे प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। टोटल इसके मेंबर्स हैं 22। ये 22 कंट्री जैसे हैं जो इंडियन ओशन में इनका कोस्ट है, राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केनिया, मडगास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेचिल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सोमालिया, सिंगापुर, तंजानिया, थाईलैंड, यूएई एंड येमेन। एक बार इन सारे कंट्रीज़ को अपने एटलस में जाकर के मार्क कर लेना। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के ये कंट्रीज़ हैं। माइंडेड इसमें चाइना नहीं है और इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटेरिएट है इन एबेन ऑफ सिटी ऑफ मॉरिशस। उसके अलावा एक दूसरा इसी तरह का रीजनल कॉपरेशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी दैट वाज क्रिएटेड इन 1984 और this was created mainly by 5 island countries of West Indian Ocean. They are Madagascar, Comoros, Reunion Island. आपको पता है Reunion Island is part of French territory, तो indirectly फ्रांस भी इसका हिस्सा है, प्लस मॉरिशस एंड सेचिल्स। इन 5 वेस्ट इंडियन ओशन आइलैंड्स ने मिल करके इंडियन ओशन कमीशन इस्टेब्लिश किया है और वहाँ पे इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया हैज़ बीन गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस अलॉन्ग विथ चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। आपको एक बात जो ध्यान रखनी है कि हाल फिलहाल में पिछले साल अक्टूबर 2019 में इंडिया को इंडियन ओशन कमीशन का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। उसके पहले इंडिया इसका ऑब्जर्वर भी नहीं था। ऑब्जर्वर स्टेटस मतलब आप इसके सेशन में जाकर के हिस्सा ले सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं, बट फॉर्मली इंडिया इज़ नॉट मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। तो ये इंडियन ओशन कमीशन इस साल न्यूज़ में था और इस कारण से आई एक्सपेक्ट कि इससे रिलेटेड आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में या एपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। सो ध्यान रखो, गलती मत करना। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन इंडियन ओशन कमीशन एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मेंबर है इंडिया, इसके टोटल 22 मेंबर्स हैं, लेकिन इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ इंडियन ओशन कमीशन। इंडिया हैज जस्ट बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन इंडियन ओशन कमीशन। इंडियन ओशन कमीशन इज ग्रुप ऑफ ओनली 5 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज ऑफ वेस्ट इंडियन ओशन। तो इसमें गलती मत करना, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। नेक्स्ट इज सागर इनिशिएटिव। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सागर इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में, व्हेन ही विजिटेड 3 स्मॉल आइलैंड्स ऑफ इंडियन ओशन। दे आर मॉरिशस, सेचिल एंड श्रीलंका। तो इन तीनों स्मॉल आइलैंड्स को विजिट करते हुए उस टाइम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत चाहता है कि एक नया इनिशिएटिव लिया जाए इंडियन ओशन रीजन में, जिसका नाम उन्होंने दिया सागर। अब देखो, इसका कोई खास ऑब्जेक्टिव है नहीं, इस पर कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, फिर भी आंसर राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, और ऑब्जेक्टिव बोला था इस इनिशिएटिव का होगा तो डीपन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विद दीज आइलैंड कंट्रीज। लेकिन इस पे कुछ खास डेवलपमेंट अभी तक हुआ नहीं है पिछले 5 सालों में। नेवरदलेस ये नाम याद रखना। एक और प्रोजेक्ट है, एक और इनिशिएटिव है भारत सरकार की, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मौसम। और प्रोजेक्ट मौसम को भारत सरकार ने चलाया है, खासकर भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, उसने चलाया है। तो ध्यान से समझो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने प्रोजेक्ट मौसम चलाया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं जो इंडियन ओशन में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी कि वो 22 कंट्री जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया का कल्चरल टाइज बिल्ड किया जाए। इंडिया हैज़ बीन लैंड ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, तो इंडिया के इस सारे जो कल्चरल पावर्स हैं, जिसको सॉफ्ट पावर भी कहते हैं, उसको इन सारे कंट्रीज़ में बिल्ड किया जाए। और इस कारण से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो माइंड इट, ये इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको रन कर रहा है इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और उसमें भी जो एजेंसी इसको रन कर रही है वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। तो प्रीलिम्स में सवाल आएगा, प्रोजेक्ट मौसम हैज़ बीन बिल्ट और ब्रॉट इन ऑर्डर टू डेवलप गुड टाइज विथ कंट्रीज इन इंडियन ओशन। और दूसरा स्टेटमेंट आ जाएगा, इट हैज़ बीन रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स। सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, इट इज़ नॉट बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट इज़ बीइंग रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। यहाँ पे गलती मत करना। The next article is taken from Assam segment.
ये आप न्यूज़ ही पढ़ सकते हैं, वेयर यू कैन सी वाइल्ड बुफेलोज क्रिएटिंग पैनिक अमंग फार्मर्स बाय रेडिंग क्रॉप्स एंड अटैकिंग पीपल। तो वाइल्ड बुफेलोज आसाम में, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर्स में मिलते हैं और इस साल वाइल्ड बुफेलोज बहुत न्यूज़ में थे। एंड दैट इज़ वाई वाइल्ड बुफेलोज से इस साल मैं यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर एपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वाइल्ड बुफेलोज क्यों न्यूज़ में थे वो ज़रा देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस भी देखते हैं। सो लेट अस सी व्हाई वाइल्ड बुफेलोज वर इन न्यूज़ इन रिसेंट टाइम। तो हाल फिलहाल में भारत सरकार ने फैसला लिया था टू ट्रांसलोकेट 5 फीमेल वाइल्ड बुफेलोज फ्रॉम मानस नेशनल पार्क इन असम टू उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ जो है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बुफेलोज को वहाँ का स्टेट एनिमल माना जाता है, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड लाइफ बुफेलोज की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट एनिमल वहाँ का है वाइल्ड बुफेलो, लेकिन वहाँ पे वाइल्ड बुफेलोज की पॉपुलेशन हो रही है कम। इसलिए भारत सरकार ने फैसला लिया कि आसाम के मानस नेशनल पार्क, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड बुफेलोज पाए जाते हैं, वहाँ से 5 वाइल्ड वाटर बुफेलोज को ट्रांसपोर्ट किया जाए टू उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। फीमेल वाइल्ड बुफेलोज को इसलिए ट्रांसपोर्ट किया गया है ताकि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करके छत्तीसगढ़ के अंदर वाइल्ड वाटर बुफेलोज की पॉपुलेशन को बढ़ा सकें। This is longest translocation of animals to be happened in our country till now. वाइल्ड, जैसा कि मैंने कहा, इस कारण से वाइल्ड वाटर बुफेलो इस साल न्यूज़ में थे। तो वाइल्ड वाटर बुफेलो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस देख लेते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स है ये, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। सो वाइल्ड वाटर बुफेलोज आर मोस्टली फाउंड इन अलूवियल ग्रासलैंड्स, मार्सेज एंड स्वैम्प्स। तो दलदल इलाके में ज़्यादातर ये वाइल्ड बुफेलोज पाए जाते हैं। एंड देयर एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट इज़ अबाउट 3000 to 4000। और पूरे दुनिया का जितना पॉपुलेशन, उसका 92% पॉपुलेशन तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। तो आप समझ लो इस बात को कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाइल्ड बुफेलोज का इंडिया में है, और उसमें भी मोर देन 90% पॉपुलेशन वाइल्ड बुफेलोज का नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, including Assam. Wild water buffalo is put under Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. मतलब killing wild water buffalo is a punishable offense as they are put under Schedule 1 of Wildlife Protection Act. उसके अलावा they have been classified as endangered species in IUCN Red Data Book. तो ये फैक्ट्स याद रखना, इससे रिलेटेड आने वाले एग्जाम में सवाल आ सकता है। Today we will cover topic number 206 to 210 in our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020. Topic number 206 is about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So Ayushman Bharat, a flagship scheme of Government of India to achieve vision of universal health coverage कंप्राइजिंग ऑफ 2 इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स। तो सरल शब्दों में आयुष्मान भारत के अंदर 2 कंपोनेंट हैं। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कई बार मैं अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में पढ़ा चुका हूं, जिसमें लोकल लेवल पे इस तरह के छोटे छोटे क्लिनिक्स खोले जाएंगे अंडर कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स कवर ऑफ rupees 5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalization across private and public impaneled hospitals in India. तो सरकारी हॉस्पिटल्स या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन सब जगहों पे आप जाकर के कैशलेस ट्रीटमेंट अपना करा सकते हैं अगर आपका कार्ड बना हुआ है अंडर दिस आयुष्मान भारत स्कीम। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड्स कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर बेनिफिशियरी एट अ पॉइंट ऑफ सर्विस दैट इज एट द हॉस्पिटल। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज, एज और जेंडर। एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इज एपेक्स बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडिया। Topic number 207 is about High Mountain Summit 2019. World Meteorological Organization convened High Mountain Summit from 29 to 31st October 2019 at its headquarters in Geneva, Switzerland. It aims at foster high-level dialogue and engage decision makers and local actors to develop roadmap टू साइंस बेस्ड यूजर ड्रिवन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें मीनिंगलेस हैं। एट मैक्स इस तरह का सवाल आ सकता है कि द हाई माउंटेन समिट ऑफ 2009 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। दूसरा, आप वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी याद रख लेना।
Topic number 208 is about Moscow Declaration. Moscow Declaration emphasized on the need of fixing multi-sectoral responsibility towards ending tuberculosis by 2035. तो सरल शब्दों में इसी तरह का सवाल आएगा कि Moscow Declaration is related to which of the following disease? प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसका ऑब्जेक्टिव है कि 2035 तक ट्यूबरकुलोसिस को दुनिया से ख़त्म कर दिया जाए। टॉपिक नंबर 209 इज़ अबाउट ममल्लापुरम हेरिटेज सिटी। तो ममल्लापुरम हेरिटेज सिटी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में यहाँ पे इंडिया चाइना की एक इनफॉर्मल समिट हुई थी और इस कारण से ममल्लापुरम से रिलेटेड, उसके हेरिटेज से रिलेटेड एक ना एक सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़रूर आएगा। सो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। द पल्लवा रूलर्स रूल्ड फ्रॉम द कांचीपुरम। कांचीपुरम उनका कैपिटल सिटी था एंड दे बिल्ट ममल्लापुरम इनटू पैराडाइज सिटी इन 7th सेंचुरी अंडर रूल ऑफ नरसिम्ह वर्मन, ऑल्सो नोन एज ममल्ला। तो नरसिम्ह वर्मन का नाम था ममल्ला, उन्हीं के नाम से ये सिटी का नाम पड़ा है ममल्लापुरम। द टाउन हैज़ कलेक्शन ऑफ 7 to 8 century religious monuments that have been declared as UNESCO World Heritage Site. Some of the important structures are Olakaneswar Temple, Descent of Ganges or Arjun Penance, Varaha Cave Temple, पंचरथा टेम्पल और 5 चैरियट्स। इन सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को, हेरिटेज साइट्स को एक बार ऑनलाइन गूगल करके भी ज़रूर देख लेना। इनसे रिलेटेड इस साल आने के सब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक बात ध्यान रखना, बृहदेश्वरा टेम्पल इज़ इन थंजावुर, इट इज़ नॉट इन ममल्लापुरम। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टॉपिक नंबर 210 इज़ अबाउट ईडियोप नीलागिरी। अब ये टॉपिक इस साल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हो सकता है इससे सवाल आ जाए, तो एक बार इसको देख लेते हैं। न्यू ट्रैप्टोर स्पाइडर स्पेसीज हैव बीन डिस्कवर्ड इन डिसीडियस फॉरेस्ट नियर नीलागिरी टाउन इन उड़ीसा। इट इज़ फाउंड इन कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज़ दिस इज़ अ मिनिमम साइज स्पाइडर दैट मेजर्स अबाउट 8 to 13 millimeter in length. A new mycomorph species has been described based on female specimen and named Idiop Nilagiri after Nilagiri town from where the spider was recorded. सो इस टॉपिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो प्लीज़ नोट वन थिंग, जो मैं 400 टॉपिक्स करा रहा हूँ, इन 400 टॉपिक्स में से भी अंत में मैं मार्क करा दूंगा कम से कम 100 to 150 टॉपिक्स हु आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनको अब ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना, बाकी सारों को 1-2 बार रिवाइज़ कर लेना। सो इस तरह से हमारा जो एफिशिएंसी है वो और इम्प्रूव हो जाएगा। This is the answer of question number 201 to 205 that I had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 206 to 210, can be attempted by you people. Please share your answer in the comment section. We will be giving answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.